नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश में हो रहे रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महज 5 दिनों में ही रिकॉर्ड 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन के दोनों डोज जो है वैक्सीन के माफ कीजिए वो लग गए हैं। बता दें कि साल की शुरुआत 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का एक डोज लग चुका है। सिर्फ 5 दिन के अंदर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। यह उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन को लेकर जनता को आगाह करते हुए कहा कि इसकी वजह से ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को 1,500 से ज्यादा वेंटिलेटर, 9,000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। बताते चलें कि प्रधानमंत्री ने जिस कैंसर परिसर का उद्घाटन किया वो 460 बिस्तरों वाला एक बड़ा कैंसर केंद्र है। यह परिसर आधुनिक सुविधाओं युक्त है। विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को इलाज में अब लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हुई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ममता की नाराजगी एक बार फिर दिखी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं उसके कैंपस का हम पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। ममता ने सबसे पहले एंकर पर नाराजगी जताते हुए कहा, तुम मेरा टाइटल भी भूल गई या आप नर्वस हो गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 बार फोन किया था। मैंने सोचा कि कोलकाता का यह कार्यक्रम है, इसमें पीएम मोदी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मैं शामिल रहूं, लेकिन पीएम मोदी को बताना चाहती हूं इसका उद्घाटन हमने पहले ही कर दिया था। कोरोना में हमें सेंटर्स की जरूरत थी। इस दौरान हमने देखा कि चित्तरंजन हॉस्पिटल राज्य से जुड़ा है, ऐसे में हमने इसका उद्घाटन कर दिया और इसे कोरोना सेंटर बनाया था। ये काफी मददगार साबित हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने फैसला लिया है कि मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अब इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। मास्क की, जुर्माने की राशि के, ये सभी के सख्ती पर विचार किया जा रहा है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला है और मुसलमानों को साधते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ, राजनीतिक दल उन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से ही देखते आए हैं। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं बल्कि उत्पीड़न हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें वोट बैंक के नजरिए से देखा है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर गरीब रखा और उन्हें डराकर वोटों को हासिल करते रहे। मुस्लिम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए और मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा बैंक खोलने की भी जरूरत है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और उधर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यानी 7 जनवरी 2022 को दिए एक फैसले में सीबीएसई की एक मार्क्स
पॉलिसी को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब स्टूडेंट्स के पास अपना बेस्ट मार्क्स चुनने का विकल्प रहेगा। कोर्ट का यह फैसला सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं पर लागू होगा। बताते चलें कि जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सीबीएसई ने सुधार परीक्षा में मिले अंकों को ही अंतिम मानने की नीति के पीछे कोई तर्क नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट सिर्फ अपने ओरिजिनल मार्क्स बरकरार रखना चाहते हैं जो उन्हें मुख्य परीक्षा में मिले। अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद मार्क्स कम हो गए और उन्हीं को अंतिम माना गया तो इससे उनके एडमिशन पर असर पड़ेगा। जस्टिस खानविलकर ने सीबीएसई से पूछा कि हमें कारण बताइए कि ऐसा क्यों संभव नहीं, जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए सही है उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। पहले भी बोर्ड ने ऐसा ही किया है तो अब उसी नियम को लागू करने में क्यों हम पीछे हैं। बेंच ने कहा कि सीबीएसई ने नियम बदलने को लेकर कोई वैध तर्क नहीं दिया। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सीबीएसई बोर्ड पहले की तरह ही स्टूडेंट्स को दोनों में से बेस्ट मार्क्स चुनने का विकल्प देगा। यह स्टूडेंट्स पर निर्भर करेगा कि वो फाइनल रिजल्ट में मुख्य परीक्षा के मार्क्स रखना चाहते हैं या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के। मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले ऐप बुली बाई ऐप के पीछे कौन था, इसका पता चल चुका है। आखिर कौन है वो लोग जिनके दिमाग की ये उपज है ये बुली बाई ऐप, और आखिर क्या है ये बुली बाई ऐप, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुली बाई ऐप की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिटहब पर बुली बाई ऐप बनाने वालों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लेकर उनकी बोली तक लगाई जा रही थी। इस मामले में पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस इनपुट मिलने के बाद असम पहुंची थी, वहीं से बुली बाई के क्रिएटर को अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम नीरज बिश्नोई है, उसकी उम्र 21 साल बताई गई है। बिश्नोई वीआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग का 2nd ईयर का छात्र है। इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 गिरफ्तारी की थी। इसमें श्वेता सिंह, विशाल कुमार और मयंक रावल को गिरफ्तार किया गया था। श्वेता सिंह को उत्तराखंड से अरेस्ट किया गया था, वो 21 साल की है। गौरतलब है कि आरोपी विशाल कुमार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। साथ ही पुलिस को कोर्ट ने बुली बाई ऐप मामले में पुलिस को उसके ठिकानों पर तलाशी करने की अनुमति भी दे दी है। गौरतलब है कि बुली बाई ऐप नाम से एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, गंदी बातें लिखी जा रही है। दरअसल ये ऐप ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुल्ली डील्स बनाया गया था। सुल्ली डील्स को गिटहब पर लॉन्च किया गया था, अब बुली बाई को भी गिटहब पर लॉन्च किया गया है। बुली बाई ऐप पर उन 100 महिलाओं को टारगेट किया गया जो ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखती हैं। इन पीड़िताओं में मीडिया समेत दूसरे फील्ड में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इन सब महिलाओं ने शिकायत की है कि इस घटिया ऐप और प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप की करतूत पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। इस मामले में एक महिला पत्रकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को रहने के लिए 1 करोड़ जमीन दी है। योगी ने यह बात नायब तहसीलदारों, राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद अपने संबोधन में कही। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने करीब 64,366 हेक्टेयर भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है और इनमें से कुछ जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था वो कई दशकों से मेरठ में रह रहे थे, उनके पास अपनी जमीन या आवास भी नहीं था। अब ऐसे में 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हमारी सरकार ने कानपुर देहात में जमीन दी है। प्रति परिवार को यानी हर परिवार को 2 एकड़ जमीन और 200 वर्ग गज जमीन मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रति परिवार 1,20,000 रुपए भी उपलब्ध कराए गए। बताते चले कि इस कार्यक्रम में योगी ने 57 नायब तहसीलदारों, राजकीय महाविद्यालयों के 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
कहा कि इनकी चयन प्रक्रिया में किसी तरह की सिफारिश या लेन देन या कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। यह अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि साल 2017 से पहले पारदर्शिता के साथ नौकरियां उपलब्ध कराना एक चुनौती था। चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनावी राज्यों में कम से कम 80% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कम से कम 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगनी चाहिए, दोनों डोज देनी चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि महामारी के इस दौर में चुनाव कराने का एकमात्र यही सही तरीका है, बाकी सब कुछ बेकार है। कोरोना को रोकने को लेकर जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका उस तरह से कोई भी पालन नहीं करता। बताते चले कि प्रशांत किशोर फिलहाल एजेंडा 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से वो रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं और पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के टीएमसी में शामिल होने के बाद प्रशांत किशोर पर आरोप लगे थे कि वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी वो लगातार प्रशांत किशोर के संपर्क में थे। भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटों की तुलना में 28.8% ज्यादा केस मिले। इससे पहले 6 जून को 1 लाख के पार केस गए थे और देश में कोरोना के अब तक करीब 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। अब हम आपको उन 5 संक्रमित राज्यों की भी बात बताएंगे जहां पर सबसे ज्यादा केसेस फिलहाल सामने आए। महाराष्ट्र सबसे पहले है 36,265 मामलों के साथ, बंगाल 15,421 मामले के साथ, दिल्ली में 15,097 मामले हैं, तो तमिलनाडु में 6,983 केस हैं। कर्नाटक भी पीछे नहीं है, 5,000 करीब 31 केस बताए जा रहे हैं जो अभी तक सामने आए हैं। तो भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों में 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 302 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौत केरल में हुई, 221 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में 9 लोगों की जान गई। और रिकवरी रेट की बात करें तो 97.57% यहां पर रिकवरी रेट है। 24 घंटों में यहां 30,836 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक देश में 3,43,71,845 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि वो दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उनका देश इस समय वैश्विक महामारी की 5वीं लहर से जूझ रहा है। अलवी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्हें हल्का बुखार है, कोई अन्य लक्षण नहीं है। ट्वीट भी किया कि मैं फिर से कोविड-19 की जद में हूं। पिछले 4-5 दिन से गले में दर्द था और ठीक हो रहा था। 2 रात पहले कुछ घंटों के लिए हल्का बुखार आया, कोई अन्य लक्षण नहीं थे। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा घोषित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, दोस्तों कृपया सावधानियां फिर से बरतना शुरू कर दे और मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करें। अलवी पिछले साल 29 मार्च को पहली बार संक्रमित हुए थे। उससे पहले वो कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ही ले सके थे। राष्ट्रपति उस दिन संक्रमित मिले जिस दिन पाकिस्तान में लगभग 3 महीने में पहली बार 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये वृद्धि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण हुई है और इससे पहले पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर ने कहा था कि देश में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते महामारी की नई लहर शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी उपाय भी किए जा रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में देशों ने बच्चों के साथ यौन हिंसा को लेकर अलग अलग तरह के कड़े कानून, कड़े नियम बनाए हैं। रूस की बात करें तो रूस ने बच्चों से यौन हमले के दोषियों के लिए बेहद कड़ी सजा का नया नियम बनाया है। नए चाइल्ड सेक्स लॉ के तहत दोषियों को दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में जीवन भर के लिए कैद में रखा जाएगा। देश के संसदीय अध्यक्ष ने बताया, बच्चों का यौन शोषण करने वाले जो राक्षस हैं उन्हें आर्कटिक में कठोर श्रम दंड कॉलोनियों में अपनी सजा काटनी होगी, जहां उनसे साइबेरियाई खदानों का काम कराया जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते रूस में 2 लोगों ने एक 5 साल की बच्ची का अपहरण किया था। उसके बाद बच्ची के साथ रेप जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चाकू गोदकर बच्ची की हत्या भी कर दी और इतना ही नहीं, बेरहमी से हत्या करने के बाद बच्ची की लाश को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगा दिया। अब इस मामले में हत्यारे रेपिस्ट को दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में सजा दी जाएगी।
मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर ढेर कर दिया। वहीं हिंसा में 12 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है, जिनमें से एक का सर काट दिया गया। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए, उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया है। प्रशासन की कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद जो प्रदर्शनकारी थे मध्य एशियाई देश के सबसे बड़े शहर अलमाती में फिर से सड़कों पर उतर आए। इससे एक दिन पहले वो राष्ट्रपति भवन और महापौर के दफ्तर में घुस गए थे। राजधानी नूर सुल्तान में शांति बताई जाती है और वहीं रूसी सैनिक रास्ते में है। रूस की स्पुतनिक समाचार सेवा ने खबर दी है कि सरकार जो शहर है में वहां पर पुलिस कर्मियों को करीब 200 लोगों की भीड़ ने घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें गोली भी चलानी पड़ी। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की प्रवक्ता सल्तनत अजीर बेग ने सरकारी समाचार एजेंसी से चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बुधवार को कई हमलावरों को ढेर भी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।